हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी। तो हम लोग डील कर रहे थे अपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाला जो चैप्टर, अपना जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। और उसमें हमने एक कंटेंट जो भौतिक परिवर्तन वाला है आपके, वो हमने क्लियर कर लिया था। भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल, दोनों दिशा में चलते हैं। ठीक है, कोई नया उत्पाद इसमें प्राप्त नहीं होता है। इसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज हमने देख ली थी। फिर हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी, जिनमें क्या थे प्रमुख रूप से, इनमें प्रमुख रूप से हमने पढ़ा था गलनांक, वह बिंदु जहां पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है। हिमांक, वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है। फिर क्वथनांक, वह बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलता है या द्रव गैस में परिवर्तित होता है। फिर संगनन बिंदु, जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में बदलती है। और एक अच्छा टॉपिक हमने देखा था सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, है ना। ये टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। कुछ एक दो छोटी मोटी और अन्य परिभाषाएं थी, वाष्पीकरण की, गुप्त उष्मा, वो भी पढ़ लिया होगा और वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अपना मोटिव ये है कि जब एक क्लास हो गई है और जब हम अगली क्लास में हैं, तो इसका मतलब है कि हमें पिछली क्लास का कंटेंट याद है और ये इजी वे में, इजी गोइंग में आपके पास अवेलेबल होगा। आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप साइंस की केवल क्लासेस देख लो एक बार पूरे से, ये मेरी गारंटी है आपके अप्रोच में रहेंगे सवाल। कंटेंट पूरा एनसीईआरटी बेस ही ले रहा हूं मैं। एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उन्हीं को प्रेफर किया जा रहा है। मोस्टली अपना जो सिलेबस होता है वो साइंस में 10th स्टैंडर्ड तक का रहता है। मैं फिर भी ये प्रयास करता हूं कि कुछ सवाल ऐसे भी हो जो आपके अप टू 12th लेवल के, सारा नहीं आएगा, मतलब कुछ कंटेंट में मैं अप टू 12th लेवल तक का पोर्शन भी इंक्लूड करूंगा। सवाल मिस नहीं होना चाहिए, मोटिव यही है। सवाल जितने आ रहे हैं वो आपके अप्रोच में होने चाहिए। ठीक है। और इस बार तो अभी सीईटी में माइनस मार्किंग भी कर दी है, मिनिमम मार्किंग का भी कोटा है। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि आपके एक्यूरेसी रहे, माइनस मार्किंग कम रहे। आप लिमिटेड कंटेंट, हमारे पास समय कम बचा है तो आपको लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ना है, ये ध्यान रहे। यो नहीं कि जो किताबें उठाई जा रही है अब एनसीईआरटी आप पढ़ने बैठोगे तो आपसे नहीं होनी है। तो इसलिए क्लासेस देखिए, ढंग से फोकस होकर पढ़िए, कंटेंट अपना सारा आपके पास अवेलेबल होगा। चलिए आज अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो देखिए फिजिकल चेंजेस में क्या हुआ था, हमने क्या पढ़ा था फिजिकल चेंजेस में या भौतिक परिवर्तन में। हमने देखा था कि भौतिक अवस्था तो बदलती है, लेकिन रासायनिक अवस्था या संगठन जो है वो अपरिवर्तित रहता है। यही पढ़ा था हमने भौतिक परिवर्तन में। जब बात केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन की होगी तो सब बदलेगा। ठीक है, सब कुछ बदलेगा, ध्यान रखना। रासायनिक परिवर्तन में जब हम बात करते हैं तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन व
गुणधर्मों में परिवर्तन होगा। भौतिक अवस्था परिवर्तित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठोस का ठोस ही रह सकता है, ठोस का द्रव भी हो सकता है, गैस का ठोस भी बन सकता है, चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यह है कि रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित होंगे। ठीक है, रासायनिक संगठन के समय भौतिक अवस्था हमारे लिए मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो परिभाषा यह रहेगी कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया ही पदार्थ प्राप्त हो, और ये जो नया पदार्थ प्राप्त होगा ये रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में अपने मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होगा। एक एग्जाम्पल कैसा समझते हैं, जो कि बेसिक एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, जैसे जल का निर्माण है। पानी कैसे बनता है पता ही आपको, बेसिक रिएक्शन है, आप सभी ने पढ़ी होगी, नहीं है तो भी पता है। पानी किससे बनता है? दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? H2O। ठीक है, अभी संख्या पे मत जाना, अभी क्या पता जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप कहोगे यहाँ पे H2 है, उधर भी H2 है, इधर O2 है, उधर O क्यों हुआ, O2 क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये बेसिक जो केमिस्ट्री है उसमें मिलेंगे आपको, अभी हम उन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुछ रासायनिक संगठन या रासायनिक अभिक्रम हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पर देखिए, हम इस रासायनिक परिवर्तन वाली परिभाषा को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पहले इनकी भौतिक अवस्था पर ध्यान रखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसी होती है? देखो, हाइड्रोजन की अवस्था क्या रहेगी? हाइड्रोजन क्या रहती है साहब? गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन क्या रहेगा? गैसीय अवस्था में। और जल, पानी कैसा है? लिक्विड। पानी कैसा है? लिक्विड। भौतिक अवस्था बदली? नहीं भी बदले तो भी कोई इश्यू नहीं। लेकिन जब हम रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो देखो, रासायनिक गुण के रूप में अगर बात करें तो हाइड्रोजन कैसी है? हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है, खुद जलती है, हाइड्रोजन गैस जलती है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है, किसी भी पदार्थ को जलाने का कार्य करती है, जबकि जल आग को बुझाता है। एक ज्वलनशील गैस है, एक जलाने में सहायक है, और मिलकर क्या बनाएगी? जल, जो कि आग को बुझाता है। यानी यहां पर हम ये देखते हैं कि जो पदार्थ बना है उसमें अपने मूल पदार्थों के गुणधर्म उपस्थित नहीं होते हैं, इसके अपने नए गुण बनेंगे। यही अपनी परिभाषा है कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है जो कि रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में पूर्णतः मूल पदार्थों से भिन्न होता है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, ये परिवर्तन कैसे होते हैं? स्थायी। यानी H2 और O2 मिलकर अगर H2O बन गए तो H2O अपनी मूल अवस्था में रहेगा। मूल अवस्था में रहना क्या मतलब? उसी ताप और उसी दाब पर अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में हम तोड़ तो सकते हैं, परंतु सामान्य रूप में एक बार अगर पानी बन गया तो ऐसा नहीं पानी पड़ा हुआ है और पड़े पड़े थोड़े टाइम में फिर बाद में उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। जब वो H2O के रूप में आ गया है तो उस रूप में स्थायी रहेगा। और अगर स्थायी है तो इट मींस ये अभिक्रिया कैसी हुई? सॉरी, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि जब H2 और O2 मिलकर H2O बन गए तो अब ये अभिक्रिया वापस पिछली दिशा में नहीं चलेगी, ये केवल एक दिशा में ही चलती है। अनुत्क्रमण का मतलब क्या होता है? कि एक दिशीय, एक ही दिशा में चलेगी, वापस विपरीत दिशा में नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा परिवर्तन, तीसरा क्या था? इसमें नया पदार्थ प्राप्त होगा, नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो हमने लिख दिया, जल का निर्माण। फिर देखिए लकड़ी का जलना,
लकड़ी एक जल गई है, कोयला बन गया है, तो क्या कोयले से वापस लकड़ी प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, है ना, अगर दही बन गई है, दूध से दही बन गया है, तो क्या होगा? वापस दही से दूध बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। जब अभिक्रिया वापस पीछे नहीं जा सकती है, तो मान के चलो वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। समझ जाएंगे? एक कॉमन सेंस के रूप में ये समझना है। एग्जाम में पूछे गए, कुछ एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि साहब बताएं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या दोनों ही नहीं, है ना? इस तरह से आपको ऑप्शन दे देंगे। तो लोहे पर जंग लगना, आप बताओ लोहे पर जंग लगने के बाद क्या वो जंग वापस लोहे में बदल सकती है? एक जंग लगा हुआ लोहा है, देखो, क्या उसमें से जंग हटकर वो वापस मूल लोहे में बदल सकता है? नहीं। ऊपर से जंग हट जाएगी, पर जो लोहा जंग में बदल गया ना, वो लोहा वापस सॉरी वो जो जंग है वो वापस लोहे में नहीं बदल सकती। तो ये एक दिशीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय है। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रस्टिंग जो है वो एक केमिकल चेंजेस होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जाम में पूछा गया था, सवाल पूछा गया था, मोमबत्ती का जलना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया या परिवर्तन है? ठीक है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए विचार कीजिए आप एक बार। मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया या कैसा परिवर्तन होगा या कैसी प्रक्रिया होगी? मोम क्या किस पे चले? भौतिक परिवर्तन, ये विचार कर रहे हैं आप? तो देखो ध्यान कीजिएगा, सवाल क्या पूछा गया है कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जो जलना है ये कौन सी प्रक्रिया है? देखो अगर पहले हम इसकी बात करते हैं, मोम की बात करते हैं, तो मोम जो है उसको आप गर्म करो, वो ठोस से क्या होगा? द्रव में बदलेगा, और थोड़ी देर में वापस क्या होगा? द्रव से ठोस में बदल जाएगा। यानी मोम का जो पिघलना है, मोम का पिघलना और वापस जमना, ये तो कैसा परिवर्तन हो गया है? सब भौतिक परिवर्तन। और उसके अंदर जो बत्ती है, जो धागा है, वो जो जलेगा, क्या उससे वापस धागा बन जाएगा क्या? नहीं ना। तो उस बत्ती का या उस धागे का जो जलना है, ये कैसा परिवर्तन होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो अगर देखो यहां पे सवाल ऐसा आता है कि सब मोम का पिघलना कौन सी प्रक्रिया है, तो मोम का पिघलना तो भौतिक प्रक्रिया है, परंतु मोमबत्ती का जलना, ये इसमें दोनों ही अभिक्रियाएं होंगी या दोनों ही परिवर्तन होंगे। यह आरपीएससी द्वारा एक परीक्षा में पूछा जा चुका है। यानी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, अगर हमारे सिलेबस का है, तो ये हमारे अप्रोच में होना चाहिए कि वहां से सवाल कैसे बनते हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत वैल्यू करते हैं। एक हम लोग सीरीज लेके चलेंगे जिसमें सीईटी के जो है पीवाईक्यूज हम लोग सारे डील कर पाए। जो साइंस सेगमेंट का एक करेंगे, जैसे एक रीजनिंग सेगमेंट का हुआ था कि रीजनिंग के सारे हमने एक यूट्यूब पे अपलोड किए थे पीवाईक्यूज, उसी तरह इनके भी हम लोग जो पीवाईक्यूज है वो एक अपलोड करने का प्रयास करेंगे। नहीं है तो आप भी आरपीएससी या आरएसएमएसएसबी की जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं और उसमें साइंस के जो 10th स्टैंडर्ड के जो सिलेबस रहा है, उनके पीवाईक्यूज आप देखिए, उनसे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि यहाँ से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग वो सारा जो कंटेंट है पीवाईक्यूज का वो अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं। हमारा जो स्टडी कंटेंट है उसमें वो आपको सारा कंटेंट मिल ही जाना है। चलिए
रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शंस। मैंने ऑफलाइन बैच में जब ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, एक रीट का बैच भी लिया था, रीट के बैच में भी ये सिलेबस था, सीईटी में था। तो कुछ बच्चों की ये डिमांड थी या कहना था कि सर हमारे सिलेबस में केवल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ही लिखा हुआ है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो जो पहले वाला पोर्शन था वो इतना ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर और भी जो इंस्टीट्यूट्स है वो इतना ही पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एनसीईआरटी का क्लास 10th का पहला चैप्टर देखिए, ठीक है। मैंने फिर बताया आपको रेफरेंस पूरा उतना ही मिला। उस चैप्टर की जो हेडिंग है, उस चैप्टर का नाम है वो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ही दिया है, और उसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं को इंक्लूड किया गया है। यानी एग्जामिनर के पास एक बेस है कि वो आपको रासायनिक अभिक्रिया से सवाल पूछेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, आपको उतना ही नहीं पढ़ना है। केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके। अब देखो, जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या कहेंगे कि जो भी हम रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना रासायनिक परिवर्तन, जब किसी रासायनिक परिवर्तन को हम तत्वों या यौगिकों के रूप में एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तत्वों या यौगिकों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो उसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई रिपीट, कि जब किसी रासायनिक परिवर्तन को तत्वों व यौगिकों के माध्यम से एक अभिक्रिया के रूप में या एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो जो रासायनिक समीकरण होगा वो कैसा रहता है, जैसे हम बात करते हैं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि ए और बी ये मिलके सी और डी बना रहे हैं। ये इस फॉर्मेट में हमें अभी ऐसे समझने के लिए, ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं? सी और डी बना रहे हैं। तो यहां पर देखो, एक तो रहेगा एरो, तीर रहेगा, उस तीर के बाईं ओर कुछ पदार्थ होंगे और दाईं ओर कुछ पदार्थ होंगे, ठीक है। बाईं ओर वाले जो पदार्थ हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। देखो पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी, अभिकारक या कुछ जगह इनके लिए वर्ड लिखा जाता है क्रियाकारक, इंग्लिश में कहलाते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं, जो क्रिया करते हैं, क्रियाकारक, जो अभिक्रिया करेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। और दाईं तरफ वाले जो पदार्थ होंगे इन्हें कहा जाता है उत्पाद या क्रियाफल, इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट। ओके, एक है द प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स व्हाटएवर सो। तो अभिकारक और उत्पाद, हम लोग जो ये टर्म लेंगे अभिकारक और उत्पाद, हमारी जो अभिक्रियाओं में हमारी जो लैंग्वेज रहेगी, हम लैंग्वेज में अभिकारक और उत्पाद जो वर्ड हैं उन्हें हम काम में लेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यहां पर जो अभिक्रिया हम लिखते हैं, तो अभिक्रिया के साथ इन पदार्थों में उनकी अवस्था भी लिखी जाती है। अवस्था हमने पढ़ी है, जैसे 5 अवस्थाएं मैंने पिछली क्लास में बताई थी, पर मूल रूप से हमें 3 अवस्थाओं के बारे में जानकारी रखनी है। अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसके नीचे सॉलिड लिखा जाता है, जैसे यहां पर नीचे की तरफ एस सॉलिड, वो भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। द्रव है तो लिक्विड एल, इस तरह से एल, है ना। गैस है तो जी। और एक और टर्म काम में लेते हैं हम लोग, किसके लिए? जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन, और उसके लिए लिखा जाता है AQ। एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा जाता है? जैसे AQ, ओके। यानी जलीय विलयन का मतलब उसे पानी के अंदर घोला, जैसे नमक है
ठीक है। अगर कहीं पे नमक जो है पानी के अंदर घुला हुआ है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। अगर ये पानी के अंदर घुला हुआ है तो इसमें पानी लिखने की जरूरत नहीं है, NaCl लिख के AQ लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी में घुला हुआ नमक है। या एक और इसके लिए काम कर सकते हम लोग, नमक का जलीय विलयन, ठीक है। अब कहोगे साहब इसमें पानी तो होता ही नहीं, जब AQ लिख दिया है तो AQ का मतलब वहां पर पानी ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है। बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आप बिल्कुल आपने अगर क्लास अटेंड कर ली है तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लीड करेंगे, और जहां तक RPSC RSM SSB पहुंच सकती है हम लोग प्रयास करेंगे उस लेवल को टच करें, ठीक है। तो अभिक्रिया समझ में आ गई, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले हमें रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित 2 नियम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, पता चल रहा है। अब द्रव्यमान संरक्षित रहने का मतलब क्या हुआ, इससे तात्पर्य है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जितनी मात्रा में होगा उतनी ही मात्रा में वापस उत्पाद प्राप्त होंगे। जैसे आपने कोई एक अभिक्रिया ली है A और B, ठीक है, ये जैसे मान लिया 2 AMU है, ये 10 AMU है, टोटल कितना हो गया 12 AMU। AMU बता देता हूं, AMU क्या है, द्रव्यमान की इकाई। जैसे अपन दूरी मापते हैं ना मीटर में, दूरी मापते हैं, उसी तरह द्रव्यमान जो कि बहुत कम होता है उसे मापने की इकाई होती है, इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, ठीक है। तो इसमें द्रव्यमान लिख रहा हूं। तो अभिकारक अगर 12 AMU है और इनसे अगर उत्पाद बन रहा है C+D, तो ये मान लिया 6 AMU है, तो ये भी 6 AMU, टोटल ये भी कितना बनेगा 12 AMU। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। ओके, एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो हम बेसिक एग्जांपल हमने जल का लिया ही था। H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं H2, ठीक है। एक ध्यान कीजिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो अधूरे फॉर्मेट में प्रदर्शित नहीं होगी। अधूरे फॉर्मेट में प्रदर्शित नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया है यह संतुलित होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए भाई साहब, संतुलित होनी चाहिए। अब कहोगे सर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से क्या मतलब, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य है कि किसी भी अभिक्रिया में जो तत्व उपस्थित है उसके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। देखो यहां पे नीचे जो संख्या शो करते हैं हम लोग, नीचे की संख्या ये होती है परमाणुओं की संख्या। किसकी होती है, परमाणुओं की संख्या। और आगे आगे जो लिखेंगे, जैसे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट मींस 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये अणुओं की संख्या है, ठीक है। यानी अभी मैंने क्या लिखा है कि हाइड्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु और ये जल का एक अणु, ठीक है। अब मैं इनमें परमाणुओं की संख्या देखूं तो देखो इधर इधर क्या है H2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है भाई साहब, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। इधर ऑक्सीजन कितना है 1, उधर 2, इधर 1 नहीं है, कम मतलब बराबर नहीं है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम लोग यहां पर परमाणुओं की संख्या में चेंज नहीं कर सकते कि भाई सब बराबर करना है तो उधर भी H2O2 कर देते, नहीं वैसा वो नहीं होगा।
तो क्या करना है, हम लोग कर सकते हैं अणुओं की संख्या में परिवर्तन। तो आगे मैं क्या कर दूं, इसके 2 लगा दूं, तो यहां पे ऑक्सीजन 2 हुआ और यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 2 होने के साथ साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। और इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 ही है। तो इधर भाई साहब अपन क्या करते हैं, इधर भी अपन क्या करें, हाइड्रोजन क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन कितना, 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना, 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2। दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है, तो ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इनके एक बार द्रव्यमान देखता हूं। देखो यहां पे देखो 2 से गुणा किया था हमने, यहां पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, और हाइड्रोजन का परमाणुिक द्रव्यमान मैंने आपको बताया था पहले, इंडेक्स शुरुआत इंडेक्स से की थी, उसमें हाइड्रोजन का परमाणुिक द्रव्यमान होता है 1, ओके, प्लस 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का परमाणुिक द्रव्यमान कितना है वैसा, वो होता है 16। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 16 दूना 32, 2 दूना 4 प्लस 32 36 AMU। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना आ रहा है 36 AMU। यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पे ये जो है ना, ये टोटल से मल्टीप्लाई होगा, है ना। 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु 1 ही है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 2 प्लस 16, 2 इंटू 16 और 2 18, 18 दूना 36, 36 AMU। ठीक है, दोनों तरफ क्या आ गया भाई साहब, परमाणुिक द्रव्यमान बराबर आ गया। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और ये दिया था आपके लेवाइजिए ने। ये सिद्धांत किसने दिया था, लेवाइजिए। और ये कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पिता। लेवाइजिए को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, और इन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव समान रहेगा। क्लियर। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये कौन सा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम। ये दिया था आपके जोसेफ एल प्राउस्ट ने। किसने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या कह रहा है कि किसी भी यौगिक में तत्व जो है वो सदैव एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। क्या कह रहा है, किसी भी यौगिक में तत्व जो है वो सदैव द्रव्यमानों के तत्व जो है सदैव द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। जैसे एक यौगिक की बात करता हूं, जैसे मैं H2 हो गया जल, ठीक है, ये एक यौगिक है ना, जल क्या हो गया, एक यौगिक हो गया। और इसमें कौन से तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है और एक ऑक्सीजन। अब इनके द्रव्यमान देखो, हाइड्रोजन कितने द्रव्यमान में आ रहा है, देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु काम में आ रहा है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 1, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, यानी 2:16। इसको सरल करूंगा तो मैं क्या आएगा 1:8। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि जो पानी जो बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, वो 1:8 रहेगा। अब चाहे वो आपका मिनरल वाटर हो, ठीक है, चाहे नदी का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, कुएं का पानी हो या नाले का पानी हो, ठीक है, या फिर वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर अगर पानी मिल रहा है तो उसमें भी जो द्रव्यमान रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
वो क्या रहेगा, 1:8 के अनुपात में ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित हमारे पास दो अभिक्रियाएं होती हैं, सॉरी दो नियम होते हैं। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजे द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, जोसेफ एल प्राउस्ट, और उसके अनुसार जो कि कोई भी यौगिक है उसमें द्रव्यमान जो है सदैव एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। ठीक, अब लेते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कुछ 7-8 तरह की अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हमें डील करना है, जहां से हमारे पास सवाल आते हैं और एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली यहां से बहुत बार सवाल पूछे गए। हर तरह के एग्जाम में, सीईटी में पूछा गया है, पटवार में पूछे गए हैं, सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं, रीट में पूछे गए हैं, और उन एग्जाम्पल्स को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया हम ले रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, आप मेरे को ये बताओ नॉर्मली, हियर इट इज, संयोजन का मतलब क्या हुआ? संयोजन का अर्थ क्या है? संयोजन यानी संयोग, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, जुड़ना। और जुड़ेगा क्या? क्या कोई अकेला अपदार्थ जुड़ सकता है क्या? नहीं। जुड़ने के लिए क्या चाहिए? दो या दो से ज्यादा पदार्थ, दो या तीन चीजें होंगी, वो अगर जुड़ गई तो क्या करेगी? एक एकल उत्पाद बना लेगी। एक बना लिया, दो चीजें थी, जुड़ गई और एक बना लिया, ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। इसे तो कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस, हाँ इतना ही है, बहुत ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है कि भाई दो चीजें थी, दो और इनको जोड़ के एक बना दिया। दो चीजें थी और जोड़ के एक चीज बना दी। अब इसको थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में कह देते हैं भाई। इसके लिए हमने क्या नाम लिया था यहाँ पे? अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और ये क्या था? उत्पाद। चीजों की जगह अब क्या लिखना? अभिकारक और उत्पाद कहना। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बड़ा आसान है, बिल्कुल कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे एक अभिक्रिया तभी हमने लिखी थी, H2 + O2, H2 हो गया। एक एग्जाम्पल आप ले लो, कोयले का दहन। क्या ले सकते हैं अपन? कोयले का दहन या कोयले का जलना। अब ये टर्म मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको ध्यान रहे कि जब कभी दहन या जलना वर्ड आ जाए तो जलने का मतलब होगा उसकी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीजन से होगी, क्योंकि जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और कोयला क्या है? कार्बन। दहन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन से जोड़ना। और C और O2 मिलकर क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इनके भौतिक अवस्थाएं लिखूं तो क्या हो? कार्बन, कोयला कैसा होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन कैसा होता है? गैस। CO2 कैसी होती है? गैस। ये और सटीक हो गई, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती भाई साहब। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, बढ़िया। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड।
किसे कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। तो चूना लाते हैं ना अपन, चूना पत्थर, कड़ी की अगर आप मारवाड़ी में जिन्हें, है ना, चूना, इसको डाल दो आप पानी में। पोताई करते हैं ना घर में, कड़ी की पोताई क्यों हुई कि बहुत से गाँव में देखा होगा, अब तो सब ये एशियन पेंट्स वगैरह आ गए, पहले जो थे, पहले क्या होता था, सब कड़ी होती थी, सफ़ेदी, जिसे हम कहते हैं सफ़ेदी करते थे, थोड़ी सी नील डाल के। तो अपन क्या लाते थे पहले? कड़ी लाते थे, कड़ी लाते सफ़ेद डले जो होते हैं चूना वाले, तो वो जो सफ़ेद डले हैं वो तो क्या है भाई साहब? कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर उस कड़ी को लाके अपन क्या करते थे? मटके में डालते हैं, या फिर एक कोई ड्रम होता है, ड्रम या मटका में डाल दें वहाँ पर, और पानी डाल दिया करा। सफ़ेदी करते हुए देखा है सबने, है ना? किसी ने नहीं देखा है तो गाँव में देख लेना। अब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो रहा है, सॉरी प्लास्टिक पेंट हो रहा है, और ये अपने एशियन पेंट्स वगैरह ये सब करने लगे। तो जहाँ सफ़ेदी होती है चूने की दीवारों पे जो हम लोग पोताई करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कड़ी लेके आए, कड़ी को डाल दिया पानी में। वो जो कड़ी है वो क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। उसको जब पानी में डालते हैं तो भाई साहब ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में कहा जाता है लाइम वाटर। इंग्लिश में क्या कहलाता है? लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये जो चीजें हैं, मैं आपको फिर बात कर रहा हूं, जब हम साइंस की बात करते हैं और बेसिक साइंस से सवाल आते हैं, तो बेसिक साइंस से सवाल एग्जामिनर ऐसे पिक करता है जो आसपास की कई घटनाओं में घटित होता है। ये चीज, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन है, ये हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना है। आसपास पर हमें पता नहीं होता कि हाँ ये इनके नाम क्या है। अभी हम जब आगे एक पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन, या फिर जो नए यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो घर में काम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, मीठा सोडा काम में आता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे हम लोग काम में ले सकते हैं? नींबू का सत काम में लेते हैं हम लोग, है ना, बेकिंग पाउडर काम में लेते हैं। तो ये चीज़ें, इनसे सवाल बनते हैं अपने पास। तो वो कहाँ कहाँ पे हमारे पास सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो ये तो अपन ने देखा ही है, कैल्शियम ऑक्साइड जो अपने कड़ी होगी उसको ला के डाल दिया अपने पानी में, और ये जो सफ़ेदी बनी है, वो जो गोल्ड बना है, उस गोल्ड को अपन क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, दो अभिकारक मिलकर क्या हो गया? एक उत्पाद बना दिए। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। एक यहाँ पर भी मेरे को एक साथ में याद आ रहा, हालांकि संयोजन अभिक्रिया का नहीं है एग्जाम्पल, पर फिर भी मैं बता दूं आपको एक अलग से। अगर आपके चुने वाले घर है, या फिर आपके गांव में कोई घर है जहां पे सफेदी हुई है और वो आपने देखा है, तो आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा क्या, कि भाई साहब जब हम कड़ी करते हैं, जैसे ये जो चूना है, चूने का पानी है, इससे सफेदी कर दी हमने, ठीक है, ये सफेदी करते हैं हम लोग, तो इस सफेदी करते समय उस समय दीवारों पे चमक नहीं आती, जैसे जब गीला हो रखा है ना, पोताई जब अभी वो गीली हो रखी है तब तक चमक नहीं आएगी। वो जब सूखेगी तो 1 या 2 दिन बाद उसमें चमक आती है, देखा आपने, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो चूने का पानी है, बुझा हुआ चूना है, ये क्या करता है? वायुमंडल की CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। ये क्या करता है? वायुमंडल की CO2 से अभिक्रिया करता है, और क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये जो जल है, ये तो क्या होता है? ये तो वाष्पीकृत हो जाता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही सफेद चमक आती है। दीवारों पर जो चमक बनती है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बनती है। ये संयोजन अभिक्रिया का नहीं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसको ब्रैकेट में अलग से शो कर रखा है। मैं एनसीईआरटी का कोई कंटेंट आपके लिए मिस नहीं करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपके पास पहुँचेगी।
ध्यान रख लीजिए, जहां से सवाल बन सकता है मेरी कोशिश रहेगी कि वो सारा कंटेंट आप तक मैं पहुंचा पाऊं। क्लियर है? तो एक अभिक्रिया हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया, बड़ी आसान है, आसानी से समझ में भी आ गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली अभिक्रिया लेते हैं हम लोग, नंबर सेकंड, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन, अपघटन, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है। अपघटन का मतलब क्या हुआ, या वियोजन का मतलब क्या हुआ? टूटना। अपघटन का मतलब क्या हुआ भाई साहब? टूट गया। टूटेगा कौन? एकल पदार्थ। एक है, टूट के दो या दो से ज्यादा चीजें बना दी, वो क्या हो गई? ये क्या हो जाएगा? अपघटन पदार्थ, अपघटन अभिक्रिया होगी। भाई एक था, टूटा, दो या दो से ज्यादा चीजें बना दी। चीजों की जगह अपन क्या लिख देंगे? अभिकारक और उत्पाद। मतलब परिभाषा में तो भाई साहब लोड भी नहीं है, और समझने में भी लोड नहीं है। अगर आपके सामने कोई रासायनिक अभिक्रिया आ गई और उसका प्रकार पूछ लेंगे ना आपसे, तो उसको एक बार क्रैक करने में तो आपको लोड नहीं आना है, वो तो आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अब ठीक है, पदार्थ की जब अपन क्या लिख लेंगे? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब मुझे बताइए कि ये एक पदार्थ है या फिर एक मार्कर है, ये पड़ा है, क्या पड़े पड़े टूट जाएगा वैसा भी? नहीं टूटेगा ना, कुछ तो कुछ मादिया करनी पड़ेगी अपन को, है ना। कुछ ना कुछ तो उठपटांग हरकत करेंगे। मतलब एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य कुछ घटनाक्रम के बिना कोई भी चीज टूटेगी नहीं। ठीक है, तो टूटने के लिए हम लोग तीन कारक प्रभावी मानते हैं। क्या आता है? तीन कारक प्रभावी मानते हैं। कौन कौन से? पहला तो है आपकी ऊष्मा, इसके नाम से पड़ता है ऊष्मीय वियोजन। दूसरा आता है विद्युत, इस कारण से बनता है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। और तीसरा आता है प्रकाश, तो उससे बनता है प्रकाशीय अपघटन। या तो ऐसा जो है ऊष्मा के कारण पदार्थ टूटा है, या विद्युत के कारण पदार्थ टूटा है, या प्रकाश के कारण पदार्थ टूटा है। किसी भी स्थिति में अगर पदार्थ टूटा है तो उस हिसाब से इसका प्रकार बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें। ऊष्मीय वियोजन में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का ही ले लेता हूं मैं। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करेंगे, देखो ये अगर डेल्टा का सॉरी त्रिभुज है, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है। अगर ये डेल्टा का सिंबल है तो इट मीन्स यहां पर इस अभिकारक को गर्म किया जा रहा है, और ये गर्म करेंगे तो ये CaO और CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, CaO और CO2 में टूट जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया? ऊष्मीय वियोजन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में मूल रूप से जो पदार्थ है उसको एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाता है, जलीय विलीन के रूप में रखा जाता है। इस चीज को वैसे हम लोग थोड़ा डिटेल में जब मेटलर्जी पढ़ेंगे, धातुओं का अशोधन पढ़ेंगे हम लोग धातु वाले चैप्टर में, तब वहां पे इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी आप यही समझ लीजिए कि पदार्थ के जो जलीय विलयन है उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो है यह अपने आयनों में टूट जाता है। ये भी जल के अंदर ही घुले हुए रहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ही रहेंगे, है ना। तो विद्युत के प्रवाह के कारण अगर पदार्थ टूट रहा, हो क्या रहा है देखो, एक से अभिकारक एकल है, फिर बाद में जो उत्पाद है वो एक से ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन में से AgBr ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में रहे तो यहां पर
सिल्वर और ब्रोमीन जो है वो अलग अलग टूट जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होता है काम में, ये जैसे जनरली जो पहले फोटोग्राफिक कैमरा आया करते थे जिनमें रील्स हुआ करती थी, है ना, उन रील्स में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता था। तब कहते थे ना उसको प्रकाश में नहीं खोलना है, लाइट में नहीं खोलता है। तो आपने देखा होगा जब जहाँ पे फोटोज़ वगैरह बनती हैं, जो लैब वगैरह होती है, वो बिल्कुल अंधेरे में होती है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है इस सिल्वर ब्रोमाइड को विकृत कर देता है, अपघटित कर देता है। इस कारण से ये फोटोज़ खराब हो जाती है। तो ये फोटोग्राफी में काम में ले आता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो वियोजन अभिक्रिया जो है, वियोजन अभिक्रिया में हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो गए आपके पास, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, ठीक है। तो 2 अभिक्रिया हो गई आज के लिए, संयोजन हो गया और वियोजन हो गया। बाकी वाली जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डील करते हैं। एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना, क्लासेस आप कंप्लीट कर लो, ये मेरी गारंटी है। एक बार आपने क्लास कंप्लीट कर ली है तो कंटेंट आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।